नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारा न्यूज की खास मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम और उनका काम नागपुर वासी भली भांति जानते हैं। जमीन से जुड़े ये शख्सियत है। छात्रों के हित में हो, नागरिकों के हित में हो, पहले वो दौड़ के आते हैं। लेकिन एक राजनीतिक पर्सनालिटी होने के साथ सवाल जवाब का जो सिलसिला हो तो चलता रहेगा। इसीलिए कुछ सवाल करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं ग्रेजुएट मतदार संघ के आमदार अभिजीत वंजारी सर के यहाँ पर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका कारा न्यूज की खास मुलाकात में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ सवाल मैं जनता के लोगों के लेकर आई हूँ सर आपके लिए। तो शुरुआत करते सबसे पहले छात्रों से सर। जैसे कि आप ग्रेजुएट मतदार संघ से बिलोंग करते हैं, तो आज के दौर में सर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है शिक्षण, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र परेशान है, कैसे अफोर्ड करे? अब वो जो अपने देश में, अपने राज्य में जिस प्रकार की शिक्षण पूरी प्रणाली काम करती है जी, उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है जी। राष्ट्रीय शैक्षणिक नया धोरण जो लाया है मोदी साहब ने, उसमें भी बहुत सारे अभी तक लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करना। हालांकि ये जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू किया गया है तो ये नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए था, स्कूल एजुकेशन से फिर वो हायर एजुकेशन तक जाना चाहिए था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जाना चाहिए था। हालांकि इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में लागू किया और बाद में अभी स्कूल एजुकेशन में वो लागू करने जा रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा उसमें अंतर है और इसमें काम करने की आवश्यकता है। एक बात आपने जो बोला कि शिक्षा महंगी हो गई, महंगी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे राज्य में या हमारे देश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं के माध्यम से जितनी भी स्कूल चलाई जाती है, वो स्कूल की तरफ पे किसी का भी ध्यान नहीं है। ग्रामीण भाग में, ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद की स्कूल है, नगर परिषद की स्कूल है, शहर में महानगर पालिका के माध्यम से स्कूल चलाए जाते हैं। ये स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो गई क्योंकि वहाँ टीचर्स ही नहीं पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स आप अपॉइंट नहीं करेंगे, आप अपना निर्वहन नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे और आप अपेक्षा करेंगे कि सब विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए, तो वैसा होने वाला है नहीं। इसलिए प्राइवेट संस्थान बड़े प्रमाण में वहां पर खुल रहे हैं। ग्रामीण में भी जैसे गढ़चिरौली हो, चंद्रपुर हो, भंडारा, गोंदिया या कहीं पे भी आप जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलें आ रही है। अब प्राइवेट स्कूलें तो अपनी फीस लेगी ना, क्योंकि वो जब तक के फीस चार्ज नहीं करेंगे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते, वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते, नॉन टीचिंग को सैलरी दे नहीं सकते। ये जो बेसिक जिम्मेदारी, जो प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है, उसका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जो गरीब तबके के लोगों को, किसानों के बच्चों को, कामगारों के बच्चों को फीस देकर वहां पर एडमिशन लेनी पड़ रही है। ये दिक्कत हो गई है। दूसरा, मनमोहन सिंह जी के जमाने में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से नया कायदा लागू किया, जिसपे गरीबों के बच्चों को 25% एडमिशन किसी भी स्कूल में, चाहे फिर वो सीबीएसई की स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो, वहां पर एडमिशन लेने का प्रावधान है। उसमें भी सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से काम होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, इसलिए संस्थाओं में उदासीनता है। तो इस पे बहुत बड़े प्रमाण में काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले 15-20 साल के बाद में आपको जितनी भी हमारे देश में अनुदानित व्यवस्था दिखाई दे रही है वो पूरी खत्म हो जाएगी और केवल प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा मिलेगी। कहीं भी सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हम लोग देखते हैं, नागपुर विद्यापीठ है, गोंडवाना विद्यापीठ है, पुणे विद्यापीठ है, मुंबई विद्यापीठ है, ये 15-20 साल के बाद में इनका भविष्य क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस पे काम करने की आवश्यकता है, जो फिलहाल हमारे राज्य सरकार के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। सरकार ने सर छात्रों को 8 से 12 हजार रुपए जो भत्ता देने की जो योजना लागू की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में इसके पहले भी है। व्यक्तिगत लाभार्थी के माध्यम से व्यक्तिगत अनुदान देने के लिए विधवा पेंशन योजना है, फिर आवास योजना है, फिर उसके बाद में संजय गांधी निराधार योजना है। मेरा तो कहना ये है कि जितने भी व्यक्तिगत लाभार्थियों की जो भी ये अनुदान की जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स को देने के लिए सरकार के पास में पैसे है क्या? अगर है तो फिर सरकार ने प्रायोरिटी के माध्यम से यहाँ के उनके खातों में पैसे डालने चाहिए। केवल घोषणा करने से नहीं होगा। और ये जो महायुति सरकार ने यहाँ पर जो घोषणा की है, ये केवल और केवल लोकसभा के चुनाव में हार खाने के बाद में वहां पर विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वो कदम उठाया है। इसका बाकी कोई संबंध नहीं है। इनको किसी से प्यार नहीं है, इनका कोई जनता से लेना देना नहीं है। केवल कॉन्ट्रैक्ट और केवल सीमेंट के रास्ते बनाओ, वो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाओ और कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हासिल करो, यही एक उनको करना है। दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अब योजना की बात आएगी तो सर लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना दोनों भी अभी बिल्कुल हाल ही में जो है सरकार ने घोषणा की इसकी,
तो ये कब तक ये योजना चलेगी, या ये भी सिर्फ एक छलावा है कह सकते हैं हम विधानसभा मैंने तो चुनाव कहा को कि ये लेकर? तो ये छलावा ही है ना, ये छलावा ही है। क्या सिर्फ लाडली बहन है, लाडला भाई नहीं है? क्या सिर्फ लाडला भाई है, लाडले पिताजी नहीं है, लाडली माँ नहीं है, लाडली सास नहीं है? तो ऐसे जितने भी ये अलग अलग प्रवर्ग के लोग आते हैं, रहते हैं, जो स्टेट में रहते हैं, तो ये अपने महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ जनता रहती है। ये 12.5 करोड़ जनता ये सभी लाडले ना, फिर आप उस पर दूजा भाव क्यों करते हैं? आप सभी के लिए स्कीम लाइए, लेकिन स्कीम लाते समय आपने जो अभी जो बजट मंजूर किया, हमने विधान परिषद में भी मुद्दा उठाया, विधानसभा में हमारे सब नेताओं ने मुद्दा उठाया कि ये सब छलावा है, क्योंकि उसमें सरकार को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने जो बजट में सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से जो बजट पेश किया, उसमें लाडली बहन योजना के माध्यम से जितना खर्चा होने वाला है उसका केवल 3 महीने का इन्होंने मंजूरी ली है। इनको मालूम है कि 3 महीने के बाद में महायुति की सरकार आने वाली नहीं है और फिर बाद में देखा जाएगा। इसलिए अभी जितने अपन वोट इसमें मिला सकते हैं, जितने वोट प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने इस प्रकार का लोगों को एक एजेंडा सामने लाया है। मतलब इस योजना का ज्यादा भविष्य नहीं है? कोई भविष्य नहीं है, योजना का भविष्य नहीं है और सरकार का भी भविष्य नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कितनी भी योजना ये ला ले, लेकिन जनता के मन में तय हो चुका है, लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी को लोगों ने वापस से एक सम्मानजनक सीटों का उसमें ये मिला है, विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भी यही हश्र उनका होने वाला है। तो विधानसभा चुनाव की जैसी हम बात करें तो सर, लोकसभा में तो कांग्रेस ने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है, विधानसभा में हमारी क्या भूमिका रहने वाली है सर? विधानसभा में भी हम नंबर 1 रहेंगे, हम आज भी नंबर 1 है। पूरे अगर देश में हम बात करेंगे, कांग्रेस के हर स्टेट की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर हमको मिली है। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में भी हमारी आग्रही भूमिका रही है, रहने वाली है कि अधिकतर सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, जिसके माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में उतनी हमारी सीटें ज्यादा चुन के आएगी, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। चुनाव के पहले सर, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसका फायदा और नुकसान आगामी चुनाव में होने वाला है। इसी के तहत एक और मुद्दा जो है सर, ओबीसी आरक्षण का। तो मराठा और ओबीसी दोनों आमने सामने है फिलहाल, इस पे आपके क्या विचार है सर? इस पे क्या बताना चाहेंगे आप? ये अपने बरसाती चुनाव के समय, मानसून सेशन के समय जी, देश में सत्ता भाजपा की है पिछले 10 साल से, अभी उनकी तीसरी टर्म है मोदी साहब की जी। अभी महाराष्ट्र में भी 2014 से 19 को इनकी सत्ता थी। देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे जी। अगर 2 साल का महाविकास आघाड़ी का अगर पीरियड छोड़ दिया जाए तो अधिकतर समय इनकी सत्ता रही है, आज भी इनकी सत्ता है जी। इन्होंने सह्याद्री जैसे सरकारी गेस्ट हाउस पर मीटिंग बुलाए और फिर वो मीटिंग में विरोधी पक्ष के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए, इसलिए दूसरे दिन इन्होंने हाउस में हंगामा किया। हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? अगर आपको आरक्षण देना है, आपकी अगर नियत साफ है, तो फिर आपको विरोधी पक्ष को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको विरोधी पक्ष को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ताकत के साथ में, आपकी सरकार स्टेट में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप आरक्षण लागू कर सकते हैं। ये केवल ये गुमराह करने का एक मुद्दा है। और जितना भाजपा के जमाने में अपने राज्य में और देश में आरक्षण को लेकर जितने मोर्चे निकले, मैं दावा करता हूं कि स्वतंत्रता के बाद में कभी भी इतने बड़े प्रमाण में मोर्चे नहीं निकले, क्योंकि इनके रहते हुए जनता के मन में अनरेस्ट था। जिस प्रकार का अन्याय जनता सहन कर रही थी, इसलिए आरक्षण की मांग उठकर सामने आई और फिर भी इन्होंने आरक्षण देने का नाटक किया। और जब कोर्ट में केस गई और वो कोर्ट में तारीख के समय पर इन्होंने, सरकार ने अपनी भूमिका वहां पर स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए थी, वो कभी भी नहीं रखी। इसलिए मराठा आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इन सभी आरक्षण के मुद्दे पर महायुति की सरकार, विशेषकर बीजेपी, पूर्णतः फेल हो चुकी है। चुनाव की बात करते सर, शिवसेना को भी मैं लेना चाहूंगी कि शिवसेना नागपुर शहर में 2 जगह से लड़ने की बात कर रही है, दावा कर रही है। शिवसेना कौन सी? उभाटा बोल रही है आपकी? एकनाथ शिंदे की सेना बोल रही है आप? उभाटा, उद्धव ठाकरे साहब की नहीं। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तो एक बार सब लोगों ने अपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होने वाला ही है। अब जो कि हर पार्टी को अपना हक मांगने का अधिकार है, हमको भी अपना हक मांगने का अधिकार है, इसलिए हमने भी वहां पर अपनी मीटिंगों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी भूमिका क्या है, हमारे जितने भी स्थानिक लीडर है, स्थानिक नेता है, हमारे जितने लोक प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से हमने वो उनका मत जानने की कोशिश की। और वही बात हम रखने वाले कि अधिकतर सीटें विदर्भ में
कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रमाण में है, हमारी ताकत बड़े प्रमाण में है, तो हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हमको हिस्सेदारी में ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है, उसमें जायज है। तो दक्षिण नागपुर में भी उन्होंने मांग की है कि नहीं, दक्षिण नागपुर तो पारंपरिक ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1978 पे जब परिसंवाद हुआ था, तब यहाँ के पहले आमदार मेरे पिताजी थे, स्वर्गीय गोविंदराव जी वंजारी, सबसे पहले आमदार थे दक्षिण नागपुर के, और निरंतर रूप से दक्षिण नागपुर में या वैसे भी नागपुर शहर में अधिकतर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब पिछले कुछ समय में कुछ उसमें हमको फेरबदल हुआ, हमको हार झेलनी पड़ी, लेकिन आने वाले समय में दक्षिण नागपुर में भी जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करेगी वो चुन के आएगा, ये स्थिति स्पष्ट है। तो जैसे कि सर अभी 5 जिलों का जो है आप दौरे पर है, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और वर्धा, तो क्या अनुभव रहा है सर दौरे के दौरान? क्या आप रिपोर्ट सामने पेश करने जा रहे हैं? कौन होगा उम्मीदवार? मुझे नाना भाऊ पटोले जी हमारे राज्य के नेता है, उन्होंने मुझे पर्यवेक्षक करके मेरी नियुक्ति की है। वैसे में मैं 6 जिले में आमदार होने के नाते मैं यहाँ घूमते रहता हूँ, कार्यकर्ताओं से मेरा बड़ा संपर्क है। तो मैं वर्धा गया था, मैं भंडारा गया हूँ, मैं गोंदिया गया, मैं गढ़चिरौली गया, एक चंद्रपुर जिला बाकी है, वहाँ की भी मीटिंग आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने जैसे कहा कि जिला परिषद के मेंबर किस पार्टी के पास में कितने हैं, वहां पर सेवा सहकारी सोसाइटी हो, वहां पर ग्राम पंचायत हो, वहां पर नगर पंचायत हो, वहां पर नगर परिषद हो, वहां पर नगर पालिका हो, वहां पर महानगर पालिका हो, तो इन सारे जगह पर अगर जिस पार्टी की ताकत बड़े प्रमाण में है, जिस पार्टी के लोक प्रतिनिधि अधिक प्रमाण में है, वो पार्टी को हिस्सा मिलना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारा है, ताकत हमारी है, तो वहां की सीट अगर हमको दी जाए तो निश्चित रूप से वहां पर आमदार भी चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और वो चुन के आएगा। इसलिए हमारा आग्रह है कि विदर्भ में हमेशा कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। इंदिरा जी के जमाने से भी यहाँ पर बड़े प्रमाण में इंदिरा जी को बहुत बड़ा यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था। उसी प्रकार से इन समय में भी अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अधिकतर सीटें मिलती है तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में अधिकतर आमदार यहाँ पर चुन के आएंगे। महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। महाराष्ट्र में 28 महानगर पालिका है, कितनी ही सैकड़ों आपकी बहुत सारी नगर पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद है, वहां पर पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे। ये किस लिए? क्योंकि ये चाहती नहीं है कि आम कार्यकर्ताओं का चुनाव हो और वो सामने आए, हमारी केवल सत्ता निरंतर बनी रहे, हम लोग आमदार खासदार चुन के आए, हमारी स्टेट में सत्ता हो, हमारी केंद्र में सत्ता हो और बाकी कार्यकर्ता हमारे लिए काम करे, ये केवल मंसूबा इन लोगों का है। इसलिए कोर्ट कचहरी में भी इन्होंने आरक्षण के माध्यम से इस प्रकार से उलझा के रखा है कि चुनाव नहीं हो रहे। जिस दिन चुनाव होगा महाराष्ट्र के 28 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को वहां का स्थानिक कार्यकर्ता और जनता इनको परास्त कर देगी, ये इनको मालूम है, इसलिए ये चुनाव नहीं होने दे रहे। मिल सकता है क्या असर पड़ेगा? नहीं, तो मैंने कहा कि ये फटका उनको बैठेगा क्योंकि उन्होंने चुनाव रोक के रखे हैं, ये जनता को मालूम है। इसलिए लोग तो राह देख रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले कई सालों से। इसलिए आने वाले विधानसभा में इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा, महाविकास आघाड़ी को होगा। तो इस प्रकार से सवाल जवाबों का सिलसिला हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद हम हाजिर होंगे एक नई राजनीतिक पर्सनैलिटी के साथ में जनता के सवालों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कारण न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए, अपना समय देने के लिए और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए।